राजस्थान के कोटा में फंसे हुए उत्तर प्रदेश के वे तमाम बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अब राजस्थान से अपने घर पहुंचने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 250 बसों को लगा करके उन बच्चों को अपने अपने घर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पहुंचाने का निर्णय लिया है, जिसका क्रियान्वयन भी शुरू हो गया है। वे बसें कोटा के राजस्थान में पहुंच गई हैं, जहां उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इस बात को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। मैं बताता हूं क्या बोला है नीतीश कुमार ने। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे और आज इस स्पेशल बुलेटिन में वैश्विक रूप से जुड़े हुए तमाम साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के सीएम ने पत्र लिखा था तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को कि यहाँ कोटा में कोचिंग का हब है, जहाँ बहुत से बच्चे लाखों की संख्या में आकर के कोचिंग करते हैं। वे फंसे हुए हैं, अपने घरों को जाने के लिए तैयार हैं, लगातार दबाव बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में उस भीड़ भाड़ वाले इलाके से बच्चों को उनके घर पहुँचाया जाए। सबसे पहले इस क्षेत्र में योगी जी चढ़ बढ़ करके आए और उन्होंने भिजवाने का निर्णय किया। नीतीश कुमार के ऊपर लगातार दबाव बनने लगा कि यदि उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी अपने बच्चों को कोटा से बुलवा रहे हैं, तो आप कोटा से उन बच्चों को क्यों नहीं बुलवाते और उन जो कामगार हैं, जो मजदूर किस्म के लोग हैं, जो श्रमिक हैं, पूरे देश के कोने कोने में हैं, उनका क्या कसूर जिन्हें आप बुलवा नहीं रहे हैं। बिहार में पूरी तौर पर सीमाएं सील कर दी गई हैं और लगातार नीतीश कुमार पर इस तरह के दबाव बढ़ रहे हैं। सर पर चुनाव भी है, ऐसे में किया क्या जाए। नीतीश कुमार ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को फोन करके यह बताया और अपनी नाराजगी जताया। ऐसे ही एक मामला तब हुआ था जब दिल्ली में इस प्रकार की सूचनाएं प्रसारित की गई थी कि अब बसें छोड़ेंगी, दिल्ली परिवहन की बसें छोड़ेंगी और तमाम मजदूर लोग आ गए थे सीमा पर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा पर इकट्ठे हो गए थे। फिर सीएम योगी ने उन्हें टिकट लेकर के उन्हें अपने अपने घरों, अपने अपने जनपद में भिजवाया। लाखों लाख लोग पैदल हजारों किलोमीटर की दूरी की यात्रा तय करके अपने घर पहुंच गए। अब सवाल उठता है, तमाम लोगों ने मुझसे भी बात किया कि साहब, संक्रमण तो भीड़ भाड़ के कारण फैल रहा है। जैसे सबसे अधिक संक्रमण मुंबई में है, मुंबई में संक्रमण होने के मूल में है कि एक ही स्थान पर। अब है क्या? अगर भौतिक स्थिति की जानकारी किया जाए तो 2-3 शिफ्ट में वहाँ लोग ड्यूटी करते हैं और सोने का स्थान ग्रहण करते हैं। एक लोग ड्यूटी करेंगे रात को तो और लोग सोएंगे। अगर एक ही साथ ड्यूटी सबकी समाप्त हो जाए तो सोने का जगह नहीं मिलेगा। फिर कह रहे हैं साहब, ऐसे कम स्थान में हम कैसे संक्रमित होने से बच सकते हैं? यह उनकी भी बात मानने योग्य है। उनका यह भी कहना है कि हम अपने वाहन, जिनके वाहन हैं वह तो तैयार हैं कि हम अपने वाहन से चले जाएंगे साहब। जहां जिस हॉस्पिटल में कहिए हम जांच करा लेते हैं, हम ऑनलाइन कहिए हम आवेदन कर देते हैं। हमारा 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद जब भी नंबर आएगा हमको आप भिजवा दीजिए। अपनी गाड़ी से हम जाएंगे, जगह जगह जाँच करवा लीजिए। जितने लोगों को जाने का नियम होगा हम उतने ही लोगों को लेकर के जाएंगे। कोई कह रहा है हमारी माँ है, कोई कह रहा है हमारे वृद्ध पिता हैं, कोई कह रहा है हमारे बच्चे हैं। और लोगों का यह भी कहना है कि हम घर पर रहेंगे तो शुद्ध हवा मिलेगी। वहाँ गाँव में इस तरह से ऐसी स्थिति नहीं है, खराब स्थिति जैसी शहरों की है। फिर उनका कहना है कि जो टोटियाँ हैं, एक ही नल की टोटी है और सैकड़ों लोगों से कितनी बार हाथ धुला जाए और कितना संक्रमण से बचा जाए। एक मित्र ने कल हमको फ़ोन करके कहा पंजाब से कि साहब, यह आदेश है कि कंपनियाँ 1 माह का वेतन देंगी, हम काम करें या ना करें, 1 माह का वेतन देंगी, खाने पीने का इंतजाम करेंगी, लेकिन कंपनियों ने कह दिया है कि हम पैसे नहीं देंगे। फिर उनका कहना था यदि जांच करा ली जाए तो काम करने पर तो पैसा देते ही नहीं है। पूरा काम किया जाए तो भी तनख्वाह पहली तारीख को नहीं मिलेगी, 8 को मिलेगी, 10 को मिलेगी, 2 महीने की एक बार मिलेगी, 3 महीने की एक बार मिलेगी। उसमें भी शोषण होगा। काम करने के बाद तो देते ही नहीं हैं और न काम करने के बाद कौन देगा। इस परिप्रेक्ष्य में एक मित्र ने बताया कि पंजाब की तमाम कंपनियों के मालिकों ने यह कह दिया कि हमको आप जेल में डाल दो लेकिन हम पैसा नहीं देंगे। हमारे पास वह स्थिति नहीं है कि हम इन कामगारों को, इन श्रमिकों को हम पैसा दे सकें।
फिर यह कहना है कि एक मित्र ने यह कहा कि भाई हम तो गरीब लोग हैं, जो कोटा में पढ़ते थे वो अमीर लोगों के बच्चे थे, लाखों रुपए फीस जमा करने की औकात उनके पास है, हॉस्टल की फीस देने की स्थिति उनके पास है, तो इसलिए उनकी सुरक्षा की गई और उनको घर पहुंचा दिया गया। हमारी कौन सुनता है। अब चलिए, फिर तमाम लोगों के फ़ोन आते रहते हैं, वो लोग सुन भी रहे हैं। फिर कहा गया, और इस बात में भी उनके दम है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, यह कहा गया कि जिस प्रकार का भोजन का वितरण हो रहा है, जैसे सामाजिक संगठन आ गए, मुझे भोजन वितरित करना होगा तो आज हम कहीं किए, कल कहीं किए, परसों कहीं किए, क्योंकि यह टेस्ट है। हम आज यहाँ करेंगे, कल वहाँ करेंगे, परसों वहाँ। तो अगर हमने आज भोजन दे दिया, उसी में कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला, क्योंकि हम यह जान करके तो जा नहीं रहे हैं, हमने 20 का भोजन बनवाया और वहाँ मिल गए 40, तो यदि हमने ही भोजन दिया तो आधा पेट खा करके उन्हें गुजर बसर करना पड़ेगा। भूखा पेट है इसलिए लाइन को तोड़ेंगे, वह क्षुधा की तृप्ति के लिए वह नियमों को तोड़ करके और टूट पड़ेंगे भोजन पर, क्योंकि भूखा पेट है। फिर डंडे बरसाए जाएंगे उनके ऊपर। भूखे पेट में नियमों की पाबंदी नहीं की जा सकती, उस पर लगाम नहीं लगाया जा सकता। वो लाठी खाएंगे, मार खाएंगे, आप मुर्गा बना दीजिए, उनको गाली दीजिए, उनको आप सुसंगत धाराओं में अपराध दर्ज करके भेज दीजिए। लेकिन यदि भूखा पेट है तो फिर सवाल खड़ा होता है कि राशन कार्ड जिनके हैं उनको तो मिलेगा राशन, ठीक है, उसमें भी भ्रष्टाचार है, लेकिन मिल रहा है, मिलेगा। लोग उसके लिए उत्तर प्रदेश में 1076 अन्य प्रदेशों में जो बताए गए हैं टोल फ्री नंबर, उनका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जो लोग बाहर हैं उनको कौन सा राशन मिलेगा? राशन तो उन्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि राशन कार्ड तो उनका घर का है, घर का किसी सदस्य ने लगा करके दे दिया। भैया वो कह रहे हैं कि घर पर हम चाहे जो भी होगा घर पर हम रह लेंगे, घर पर हमारा छत होगा, हम छत पर सो लेंगे, हम नीम के पेड़ के नीचे सो लेंगे, बसाटा पर सो लेंगे, लेकिन इससे निकालिए जिस स्थिति में हम हैं। अब यह भी सवाल खड़ा होता है कि सच में यदि लाइन लगाने में वो संक्रमित हो रहे हैं तो क्यों नहीं इसके लिए इंतजाम किया जाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इस बात को विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा, क्या 3 मई के बाद आवश्यक है कि लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा? क्या एकाएक अगर आप नियमों में ढील देंगे तो क्या आप इस बात को मान करके चल रहे हैं कि भीड़ को आप संभाल लेंगे? धीरे धीरे निकालना चाहिए जो ऐसी जगह पर हैं। लेकिन एक लाइन में आप कह देंगे साहब, आप 8 बजे वार्ता करेंगे और कहेंगे बहनों भाइयों आज 12 बजे से लॉकडाउन, कोई नहीं निकलेगा। घंटा घड़ियाल बजाने के लिए आप 4 दिन का समय देंगे, शंख बजेगा, घंट घड़ियाल बजेगा, बहनों भाइयों ठीक 5 बजे। एकजुटता का परिचय तो लोगों ने दिया, लेकिन मानवीय और उनके हित की बात देखते हुए, इस कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए, क्या आपके सलाहकार और आपके लोग इस तरह की बात नहीं कर सकते जिनके पास व्यक्तिगत साधन है, सैनिटाइज करके और वह सारे संसाधन, ठीक है 3 लोग ही जाएंगे, 3 लोगों को छोड़िए तो ऑटो करके चले जाएंगे साहब, ऑटो में ही बैठाइए, 2 लोग पीछे 1 लोग आगे, उसके पीछे वाली सीट पर 1 4 5 लोग एक ऑटो में चले जाएंगे, जो बड़ा वाला ऑटो आता है वो लोग चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। घर से पैसा मंगा लेंगे, आपसे पैसा तो नहीं मांग रहे हैं, पैसा सबके पास पहुंच भी नहीं सकता। जिन लोगों ने जनधन का खाता खुलवाया है उन्हीं के घर न पहुँचेगा, जिन लोगों ने नहीं खुलवाया है चाहे उनकी कमी आप समझिए, चाहे लापरवाही समझिए, लेकिन आप उत्तर प्रदेश की ही बात करता हूँ। आज सीएम योगी साहब का हमने बयान देखा और कंपनियों से उन्होंने कहा कि साहब 5 कंपनियों को ऐसा बता दीजिए, लखनऊ में ही 5 कंपनियों को ऐसा बता दीजिए, बनारस में बता दीजिए, गोरखपुर में बता दीजिए, जिन लोगों ने श्रमिकों के अकाउंट में पैसा भेज दिया हो। नहीं बता पाएंगे आप, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है, हुआ ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जिन श्रमिकों की बात आप कर रहे हैं तो श्रमिक नियम लागू होंगे, श्रमिक कानून लागू होंगे। यह है क्या 1.5 फुटवा है, 1.5 फीट की बुद्धि है जो अधिकारी, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेज़ पर मान लीजिए पुस्तक रखी हुई है, डायरी है, तो इसमें इस डायरी से और कलम से यहाँ तक 1.5 फीट का, नापने पर 1.5 फीट का होगा। तो जिन श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन नहीं है कंपनियों में, वो नहीं करेंगे, क्योंकि करेंगे तो उन्हें उसका इंतज़ाम करना पड़ेगा, उनके अकाउंट में पैसे भेजना पड़ेगा, तो इसलिए वो नहीं करते। उनका क्या होगा हुजूर?
उन श्रमिकों का क्या होगा? उनको आप खिलाएंगे पिलाएंगे भी नहीं। तो यह स्थिति है भैया। अभी भी समय है इस लोड को थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। अगर नहीं कम करेंगे तो और भी ख़राब स्थिति आएगी। एक बार मैं वैश्विक आंकड़ों पर, हाँ, इसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि एयर इंडिया जो भारतीय विमानन कंपनी है उसने शुरू कर दिया है। 3 मई के बाद वह यात्राओं को शुरू करेगी और टिकटों की बुकिंग भी शुरू करने का ऐलान किया है। फिर जून में 1 जून से अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के लिए वह बुकिंग करेगी। नौसेना के 26 लोग संक्रमित हुए हैं जिन्हें मुंबई के कोलाबा स्थित नौसेना हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वैश्विक आंकड़े हैं, कुल केस है 22,76,000, ये विश्व स्तर की है। मौतें हुई हैं 1,56,000 प्लस और स्वस्थ हुए हैं 5,83,000। अब हम अमेरिका के तरफ निगाह डालते हैं। अमेरिका में बहुत ख़राब स्थिति है। 7,11,000 के लगभग संक्रमित लोग हैं। मौतें 37,000 के करीब हैं, उस करीब नहीं उससे अधिक पहुंच गई हैं। स्वस्थ हुए हैं 75,000 के लगभग। स्पेन की बात करें तो 1,92,000 लोग संक्रमित हैं। मौतें हैं 20,000 से अधिक। स्वस्थ हुए हैं 75,000 के लगभग। अब हम इटली की बात करते हैं जो सबसे अधिक चर्चा में रहा है। इटली में 1,72,000 प्लस संक्रमित हैं। मौतें 23,000 के आसपास हैं और स्वस्थ भी उसी दशा में लोग लगातार हो रहे हैं। भारत की बात यदि करें तो 15,300 के लगभग संक्रमित लोग हैं पूरे देश में। मौतें 500 से अधिक हैं। स्वस्थ 2,000 से अधिक हुए हैं। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। आइए हम बचाव करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, किंतु भारत सरकार से और प्रदेश की सरकारों से अनुरोध कि 2 तरह के मामले न करें। बच्चों को मंगाया तो श्रमिकों का भी जीवन बहुमूल्य है जिनसे सरकारें चलती हैं, जिनके पसीने से, जिनके खून और पसीने से लोग रोटी खाते हैं। उन श्रमिकों को कदापि नज़रअंदाज करने की आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से समस्त मानक अपनाते हुए उनको भी घर पहुँचाइए। विनम्र भाव से सभी वैश्विक रूप से जुड़े हुए आदरणीय दोस्तों को सादर नमस्कार। उनके विचार भी आमंत्रित किए जाते हैं। इस वीडियो पर जो भी विचार आएंगे मैं नाम लेकर के अगले वीडियो में उल्लेख करूंगा उनका और बताऊंगा। धन्यवाद।